बात रही इंजीनियर से किसान, ये बड़ा कंट्रास्ट रहता है और समाज इन चीजों को धीरे धीरे पचा पाता है। जी। तो आपने जब डेंगू के अंदर प्लेट काउंट्स जो कम हो जाते हैं उनको इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जो वाइट वाला है अभी लोकल मार्केट में भी अच्छा स्कोप है, लेकिन जब हमने शुरुआत की थी तो हम रिलायंस फ्रेश को इसको सप्लाई करते थे। हमने उसमें वेंडरशिप ले रखी है डायरेक्ट यहाँ से जयपुर। येलो जो है वो इंडिया में शायद हम ही लेके आए थे और उसमें अच्छी को रेट मिलती है मार्केट में भी। ये हाईली न्यूट्रिएंट्स फ्रूट होता है। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये फ्रूट नहीं है, मेडिसिन है एक तरह की। हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर कहीं पैदा। ये इतनी बड़ी कविता और शायरी इसलिए की जा रही है कि बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ आप मारवाड़ एक्सप्रेस पे सुनते हैं। इन दिनों मानसून का सीज़न है और हम आपको खेती से जुड़े हुए, खासकर आधुनिक खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें दिखाना चाहते हैं। उसी सिलसिलात में जेतारण और उसके आसपास रामावास लोटोती निम्बोल की तरफ जब हम आते हैं तो लोटोती में एक बहुत सुंदर सा फार्म हाउस हमको देखने को मिला और हेमेंद्र सिंह जी लोटोती साहब का है। हम वहाँ आए हैं और हमने जब इनके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में जहाँ लाखों की कमाई होती है उसको छोड़कर कृषि, जो अपने आप में एक ऐसा फील्ड और ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रसित है जहाँ माना जाता है कि कृषि हमेशा घाटे का सौदा रही है, मगर हेमेंद्र जी जैसे नए किसान जब इस क्षेत्र में आते हैं तो जवार बाजरी की फसल से हटकर, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट्स की खेती देखने को मिलती है। और ऐसी खेती जिनका बाजार और जिनकी सामान्य फसल या फल आप हम लोगों ने ना खाए हैं ना देखे होंगे, मगर उसका आयात निर्यात और उसकी कॉस्टिंग और उस पर होने वाले बेनिफिट्स को जब हम जानेंगे तो आपको हमको लगेगा कि हाँ, खेती भी अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से पैसे कमाए भी जा सकते हैं और एक अच्छी कृषि की जा सकती है। बहुत सारे अलग अलग संस्थानों ने इनको सम्मानित भी किया है। एफपीओ जो हिंदुस्तान सरकार की बहुत सुंदर सी योजना है, किसान उत्पादक संगठन, इनका एक संगठन भी यहाँ चलता है। तो हम इन संगठन के बारे में, ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में और हमारे क्षेत्र की कौन सी संभावनाएं आधुनिक कृषि को लेकर है, आइए हेमेंद्र जी से मिलते हैं और जानते हैं बहुत सारी जानकारी। धन्यवाद कि आपने समय भी निकाला हमारे लिए। और ये अजब सा ये वाकया जो है, हम तो जब आए थे बिल्कुल खाली से खेत पड़े थे, अचानक से आपके फार्म हाउस की तरफ आए तो ये हरियाली नज़र आई। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत सम्मान मारवाड़ एक्सप्रेस पर। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। विकास जी, मैंने आपके कई सारे इंटरव्यूज़ देखे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं मारवाड़ एक्सप्रेस में। मेनली आपको ये मैं बता दूं, ये 2020 के अंदर हमने ये ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे लगाए थे। ये हमारे मारवाड़ के लिए एक अनोखी खेती थी उस टाइम। मैं इसके लिए आपके थाईलैंड एंड वियतनाम वहाँ गया था। वहाँ जाके हमने कई सारे रिसर्च किए इस पे, और ये इसमें 2-3 वेराइटीज़ होती है तो उनको यहाँ पे ग्राउंड पे लाते और सक्सेस करते हुए हमारे को 2-3 साल तो इसके रिसर्च में चले गए। और हम चाह रहे थे कि यहाँ फार्मर्स के लिए, जब यहाँ ये जो ड्रॉट एरिया है जहाँ बिल्कुल सूखा है, यहाँ अपना बेल्ट जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ अपन ऐसी कोई चीज़ लेके आए, ऐसी कोई फसल लेके आए जिससे किसानों को फ़ायदा हो सके। तो ये काम हमने। हेमेंद्र जी, आप इनके अलावा भी एफपीओ के और बहुत सारे कामकाज कर रहे हैं, मगर ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में मैं जानना चाहूँगा। कैसे इसकी वैरायटीज़ आपने चुनी, किस तरह से आपने एरिया देखा, क्या क्लाइमेट है, क्या क्लाइमेट्स में होता है, बीज कहाँ से लेके आए और कहाँ आप इसको बेचते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में तो इसका मार्केट भी है नहीं, तो कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? जी सर, ये मेनली सेंट्रल मैक्सिको जो है वहाँ का ये फ्रूट है, नेटिव है। ये इसके बाद आपके अभी ज़्यादा ग्रोइंग हो रहा है आपके वियतनाम के अंदर। अभी इंडिया में आपके साउथ में बहुत जगह हो रहा है। राजस्थान में भी जब हमने यहाँ स्टार्ट किया उसके बाद में काफ़ी जगह हुआ। नॉर्थ के अंदर हमने शुरुआत की थी इसकी 2000। नॉर्थ इंडिया में आप ही लेके आए इसको? जी। तो इसमें मेनली 3 वेराइटी होती है, वाइट, रेड एंड येलो। ठीक है। तो येलो जो है वो इंडिया में शायद हम ही लेके आए थे और उसमें अच्छी को रेट मिलती है मार्केट में भी। ये हाईली न्यूट्रिएंट्स फ्रूट होता है। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये फ्रूट नहीं है, मेडिसिन है एक तरह की। अच्छा, किस किन चीज़ों में यूज़ होता है ये आपके जैसे ये जो रेड फ्रूट है वो ब्लड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, उसमें जैसे आपके जब डेंगू के अंदर प्लेट काउंट्स जो कम हो जाते हैं उनको इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जो वाइट वाला है वो विटामिन सी का बेस्ट सोर्स होता है, और जो येलो है ये एंटीऑक्सीडेंट्स का आपके वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सोर्स है किसी भी फ्रूट में। तो कई तरीके के इसके यूजेज है। सर, बुआई के बारे में और थोड़ा सा कैमरा मैं चाहूँगा नज़दीक लेके आइए सर। ये जैसे
ये फ्लावरिंग का टाइम इनका शुरू हो चुका है जब भी हम आए, तो जी। कितना बड़ा लगभग यहाँ फल लगता है? ये सर ये देख रहे हैं जो आप ये येलो वैरायटी है, ये अभी भी शायद राजस्थान और आपके नॉर्थ इंडिया में शायद किसी के पास नहीं है। ये इसको येलो ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं। इसमें ये जो लगा हुआ है ये बर्ड है और इसका टोटल 45 डेज़ का सर्किल होता है। ये 15 डेज़ में इसका बर्ड कंप्लीट होता है, देन 15 डेज़ में आपका इसका फ्रूट फ्लावरिंग होती है और फिर आपके फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है। तो ये 45 डेज़ में आपके, और ये जुलाई से फ्रूटिंग इसकी यहाँ पे स्टार्ट होती है जो नवंबर तक चलती है। नवंबर तक। तो इसका मार्केट कैसे कैप्चर करके यहाँ से जो फल फ्रूट्स होते हैं फिर उनको आगे कहाँ ले जाते हैं आप? अभी लोकल मार्केट में भी अच्छा स्कोप है, लेकिन जब हमने शुरुआत की थी तो हम रिलायंस फ्रेश को इसको सप्लाई करते थे। हमने उसमें वेंडरशिप ले रखी है, डायरेक्ट यहाँ से जयपुर जाता था प्रोडक्ट। अच्छा, ये तो ड्रैगन फ्रूट्स की बात रही। इंजीनियर से किसान, ये बड़ा कंट्रास्ट रहता है और समाज इन चीज़ों को धीरे धीरे पचा पाता है जी। तो आपने एक बड़े संस्थान से इंजीनियरिंग की, फिर साउथ में नौकरी की, फिर राजस्थान में नौकरी की और फिर अचानक से इस तरफ आए। और जैसा आपने बताया कि आपके पिताजी भी परंपरागत कृषि से फिर आधुनिक कृषि इस क्षेत्र में लाने वाले अग्रेता रहे, तो ये कॉन्ट्रास्ट कैसे आपने फुलफिल किया? सर थैंक यू कि आपने ये क्वेश्चन उठाया। मेरा मेन जो है, मैं यहाँ मारवाड़ में अपने यहाँ गांव में आने का वो यही था। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था और मैंने कई सारी MNCs में काम किया, मैं अच्छा सेटल था। 2016 में मेरे फादर की एक्सीडेंटली डेथ हो गई थी। उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरे फादर हमेशा चाहते थे कि मैं फार्मर्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ हम क्या इनोवेटिव कर सकते हैं। तो इसी रिसर्च में जब हम यहाँ आए तो हमें लगा कि अगर ग्राउंड पे किसानों के लिए अगर आपको काम करना है तो पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ला पाए, आप ग्राउंड पे कुछ करके दिखा पाए, तो ही आप किसी के लिए काम कर पाएंगे। तो ये हम ड्रैगन फ्रूट लेके आए और हमने इसके लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली थी, डेजर्ट एक्जोटिक प्राइवेट लिमिटेड। उसमें मैंने काम किया और फिर ये आप ड्रैगन फ्रूट पे रिसर्च किए। मैंने काजरी जो जोधपुर है उसके साथ मिलके हमने इसके स्वीटनेस पे काम किया। तो हमने पाया कि यहाँ मारवाड़ में जैसे इसकी ग्रोथ में काफ़ी दिक्कत है, प्रोडक्शन में भी कई तरह की दिक्कत होती है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे मीठा आता है। उसका मेन रीज़न होता है कि यहाँ अपना जो क्लाइमेट है इसमें बहुत ज़्यादा मिठास इसमें पैदा करता है। तो इस कई सारे अपने यहाँ ड्रॉबैक है तो कई सारे फ़ायदे हैं। ये मारवाड़ की धरती है तो हम चाहते हैं कि किसान छोटे लेवल पे इसकी खेती करे शुरुआत में, और हो सकता है कि जो ऑलरेडी प्लांटेड प्लांट है उसके बीच ही अच्छा चलता है। अच्छा। तो मेरे से भी कोई अच्छा किसान कर सकता है। हमेशा नई चीज़ों को ट्रायल करना चाहिए। तो यही सर, खेती का ड्रॉबैक यही रहा कि प्रॉफिट कभी नहीं रहा। बड़े बड़े नेताओं ने भी कहा कि आमदनी दुगुनी कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। राजनीति अपनी जगह है, मगर आप लाखों रुपए का पैकेज छोड़ के आए, तो क्या ड्रैगन फ्रूट्स और बाकी सारे प्रोजेक्ट जो आपने हमें बताए थे, ये कितने लुक्रेटिव है और कितना पैसा इनमें है कि नया किसान इसकी तरफ आए? सर ये जो आप जैसे ड्रैगन फ्रूट की बात होगी, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा मेन मकसद था कि हम यहाँ किसानों के लिए कुछ कर पाएँ। तो मेरे फादर जैसे 90s के अंदर यहाँ पे ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स लेके आए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज तक हमारे को उसका बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ जो बोरवेल्स है हमारे पास वो 30 ईयर्स से चल रही है और ग्राउंड वाटर लेवल सेम है। अगर वो फ्लड इरीगेशन करते तो ये ग्राउंड वाटर लेवल अभी तक चला गया होता। तो जो हमारे पूर्वज जो पुराने लोग हमको देके गए उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं और हम कैसे आगे चल के कुछ इनोवेटिव करके हमारे आने वाली जनरेशन को हम कुछ अच्छा दे सकते हैं। और हमारा जो बेल्ट है वो सारे यहाँ पे, जब मैं 2018 में यहाँ था स्टार्टिंग में, तो हमने पाया कि सारे टर्बन वियरिंग फार्मर है, बहुत अच्छी खेती करते हैं। जीरा और सौंफ, जो हमारे साफे वाले किसान हैं वो जीरा और सौंफ बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, बहुत अच्छे किसान हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं मार्केटिंग की बहुत दिक्कत है। वो अपने जो माल है उसको बेच नहीं पाते, उनको अच्छा मार्केट नहीं मिल पाता, अच्छी मंडियाँ नहीं मिल पाती। तो हमने सोचा कि इसके लिए रिसर्च किया जाए, इस पर काम किया जाए। तो 2020-21 में जो ये मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है FPO वाली, जी, किसान उत्पादक संगठन बोलते हैं उसको, उसके थ्रू हमने काम करना शुरू किया। अच्छा, इसको थोड़ा तफसील से बताइए जानने वालों को, क्योंकि अभी तक इतनी अवेयरनेस की कमी है। किसान
खुद का खेत करते हैं या किसी एक का किराए पे लेकर, जिसको हम कहते हैं खातेदारी में काम करते हैं? जो कम्युनिटी फार्मिंग है या साथ मिलकर संगठनात्मक कृषि है, उनकी कमी है। और आप एफपीओ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केरला सरकार ने और अलग अलग सरकारों से आपको जो भी इनोवेटिव फार्मर के अलग अलग अवार्ड भी मिले हैं। एफपीओ आप हमारे क्षेत्र में चला रहे हैं। हमारे जो दर्शक है बहुत सारे किसान वर्ग है, आइए अपन थोड़ा वॉकिंग में बातचीत करते हैं इस तरफ। तो क्या एफपीओ का कंसेप्ट क्या है और किस तरह से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर ये एक किसान उत्पादक संगठन होता है जो मेनली नाबार्ड के थ्रू चलता है। नाबार्ड एक गवर्नमेंट के थ्रू रन होने वाला एक बैंक होता है जो कई तरह की योजनाओं में सपोर्ट करता है। तो स्पेशली उन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसने 2021 के अंदर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत किसान उत्पादक संगठन बनाए। पूरे इंडिया में 10,000 एफपीओज दिए थे मोदी जी ने। तो उसमें कई सारे एफपीओज अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने ये जो ये एफपीओ है वो जीरा और सौंफ जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मसाले की खेती, उसके लिए हमने रजिस्टर्ड किया था। और हमारा मेन ये एम जो ये था कि हम कैसे यहाँ के किसानों को मसाला और सौंफ की जो ऑलरेडी वो अच्छी खेती कर रहे हैं उसको एक अच्छा मार्केट दिला पाएँ, और जो विदेशी पैरामीटर्स है जो मानक है उसके ऊपर हम उसको बिकवा पाएँ और उनको कैसे फ़ायदा मिल सके। प्लस उनके जो इनपुट्स है आउटपुट्स है जो एक्स्ट्रा जो उनको पैसा कैसे मिल पाए उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो शुरुआत हमने जैसे आपके जो कचरा होता है एग्रो वेस्ट जो होता है खेती के बाद में जो भी कचरा बच जाता है उस सबको कहते हैं एग्रो वेस्ट। तो हमने यहाँ लोकल सीमेंट इकाई के साथ कई सारे एमओयूज किए। तो एग्रो वेस्ट से तो हमने पाया कि ये एफपीओ का बहुत बड़ा टर्नओवर हो रहा है उससे, और किसानों को कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट निकल रही है। तो हमारा ये छोटा सा प्रोजेक्ट था। फिर हम मसाला बोर्ड के साथ मिल के और हमने एक प्रोजेक्ट लेके आए FAO यूनाइटेड नेशन का एक प्रोजेक्ट था STDF, इंग्लिश में स्टैंडर्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। तो उसमें मेन ये था कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे आप एक्सपोर्ट के लिए आप तैयार हो सकते हैं और क्या क्या आपको पैरामीटर्स पे काम करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट अगर आप करेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा। तो उन चीज़ों पे हमने काम किया। और ये हमारा मेन जो एफपीओ है, इसको जितने भी अवार्ड्स जो मिले हैं और जो मिल रहे हैं उसका मेन रीज़न यही है कि हमारे एफपीओ ने समन्वित कीट प्रबंधन, जिसको IPM बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उस पर काम किया। और हम पिछले 2-3 सालों पे इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें IPM फार्मिंग में क्या होता है सर कि ये ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल फार्मिंग के बीच का है। जो हमारे केमिकल खेती और जो जैविक कृषि हो रही उसके बीच का रास्ता है। जो आप के जो विदेश जैसे यूरोप वगैरह हो गए, यूरोपियन यूनियन वगैरह, वहाँ पे अगर उनके जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो IPM को अलाउ करते हैं। उसके अलावा आपके दवाई वाले जो भी, तो हम जो मसाला उत्पाद करते हैं उसका 30-40% एक्सपोर्ट होता है। और हमने कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ किया कि अगर जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे किसानों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपका एफपीओ से खरीदा गया मसाले, खासकर सौंफ हो गया, जीरा हो गया और दूसरी किस्में अलग अलग देशों में आप एक्सपोर्ट करवाते हैं। तो किसानों को उगवाने से लेकर पूरा असिस्ट रहता है और उसके बाद में माल को खरीद और उसको बिकवाली भी। रेटों में कितना फ़र्क मिल जाता है आम हमारी मंडियों की रेटें और जब आपका एफपीओ किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करता है? जी नहीं, मैं ऑन ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताऊँ। मैं ये जो अभी डॉक्यूमेंटली आपको बातें बता रहा था, ऑन ग्राउंड जैसे लास्ट ईयर हमने सौंफ की कई सारी गाड़ी यहाँ से भरवाई, ट्रक्स जो हमने लोड करवा के, और वो सारा थर्ड पार्टी के थ्रू हमारे गया क्योंकि एफपीओ नया रजिस्टर्ड था। ये EU पैरामीटर्स पे अपने यहाँ से क्लियर नहीं कर पा रहा था। तो जो हमारा ये STDF प्रोजेक्ट था उसके तहत हमने 2 एशियन स्पाइस करके एक कंपनी थी उसके साथ और ITC के साथ हमने MOUs किए थे। तो उन कंपनीज़ को हम इसलिए लेकर आए कि हम उस रनवे पे एक बार चल सके, हम समझ पाएँ कि हम कैसे काम कर पा रहे। तो इसके लिए हमने इसके साथ साथ हमने हमारे लिए भी कई सारे पैरामीटर्स मजबूत किए। जैसे हमारे एफपीओ को एक इंड गैप सर्टिफिकेट मिला है, वो ग्लोबल गैप के बराबर होता है। इंड गैप जो होता है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो वो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो सर्टिफिकेट्स हमारे को मिला है उसका हमारे को ये बेनिफिट है। उसके अलावा हम स्पाइस बोर्ड से जो एक्सपोर्ट का जो DGFT का जो लाइसेंस होता है वो हमने लिया। इन सारी पैरामीटर्स पे हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये एक्सपोर्ट करना भी चालू किया जो एशियन स्पाइस के थ्रू। तो लास्ट ईयर हमने जो सौंफ बिकवाई थी उसमें कई सारे किसानों को मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपये का फ़ायदा मिला, और कई किसान ऐसे थे कई किसान ऐसे थे जिनको जस्ट डबल रेट भी मिला। अच्छा जी। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे किसान ये समझ पाए
हम कोई किसानों के लिए मार्केट या ब्रोकर टाइप काम नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारा किसान जो इस एफपीओ का सदस्य है, मैं जितना इस एफपीओ का मालिक हूँ उतना ही जो इस यहाँ का जो किसान जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे किसानों को ये समझना होगा कि ये किसान उत्पादक संगठन है, उसमें 7,000 किसान जुड़े हुए हैं। तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स है, सारे के सारे इसके मेंबर्स है, और वो जितना मेरा 1% का हक है उतना ही उनका हक है। और इसको आप टेक्निकली देखें तो आपको ये एफपीओ कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो इसमें कहीं पे भी कुछ छिपा हुआ नहीं है, और इस पर नाबार्ड की कंट्रोलिंग होती है। तो इसको आपको समझना होगा कि हम भी इसके माल, जैसे आपके गांव में कोऑपरेटिव्स काम करती है, उसमें आपके हिस्सा राशि होती है, वैसे ही इसमें हिस्सा राशि होती है, ये सारे काम होते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अभी हम लेटेस्ट आपको मैं बताना चाहूँगा कि राइजिंग राजस्थान के थ्रू हमने MOUs किए। हमारा मेन मकसद ये है कि क्योंकि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा ये फाइनल हो गया कि जब तक हम हमारे मटेरियल माल को यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम अच्छी प्राइस नहीं ले पाएंगे और हमारे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और कई सारे अदर कंट्रीज़ भी आजकल जीरा और सौंफ बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा एरिया है यहाँ बहुत अच्छी बोल्डनेस आती है, बहुत अच्छा उसका टेक्सचर आता है। तो हमें पता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, लेकिन उसको कैसे मार्केट किया जाए तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारा एफपीओ इस साल राइजिंग राजस्थान में हमने एक MOU किया है। राइजिंग राजस्थान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। पूरे विश्व भर के किसान और अलग अलग शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा, अलग अलग सेक्टर के लोगों ने MOU किए। ये अपने जेतारण के लिए भी एक बड़ी बात है कि यहाँ के एक इनोवेटिव फार्मर ने राइजिंग राजस्थान जैसे बड़े ग्लोबल समिट के अंदर, जहाँ विश्व के प्रतिनिधि आए थे, वहाँ राजस्थान को और जेतारण को रिप्रेजेंटेटिव किया और MOU किया। सर क्या मिला उससे, जेतारण को क्या मिला और आने वाले समय में क्या ग्राउंड पर क्या क्या चीज़ें दिखेगी? ये सर मैं आपको बताऊं कि इसमें जो किसान उत्पादक संगठन जेतारण है उसने MOU किया। मैं उसका अध्यक्ष हूं, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हमारे जब प्री राइजिंग राजस्थान समिट था उसमें जो CS हैं सुधांशु पंत जी, उनसे हमने मुलाकात की, हमने हमारे FPOs के बारे में बताया, और जो मार्केटिंग बोर्ड के ML माथुर है उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हम इस तरीके के काम कर रहे हैं और IPM फार्मिंग में अच्छा कर सकते हैं, और हम इन पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं। जैसे हमने FAO यूनाइटेड नेशन के प्रोजेक्ट्स दिखाए, इंडो जर्मन का एक बायलैटरल प्रोजेक्ट है। ये सारी चीज़ें क्या बुक्स में बहुत अच्छी लगती है, जब ऑन ग्राउंड करना होता है तब इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है। तो हमने जब राजस्थान के भजनलाल जी मुख्यमंत्री है, हमारे जो माननीय मंत्री है अविनाश जी गहलोत, उनसे भी हमने कई बार रिक्वेस्ट की और इनके सारे प्रयासों से हम वहाँ पहुँच पाए। और वहाँ हमने ये इसी साल आपके राइजिंग राजस्थान में ये जो MOU है वो 4 करोड़ का आपके प्रोसेसिंग यूनिट का किया है। जी, तो हमारे जेतारण तहसील में ये जीरा और सौंफ के लिए बहुत बड़ी एक प्रोसेसिंग यूनिट आ रही है। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ही इस संस्था को ज़मीन देगी और पूरा सेटअप करवाएगी। 75% तक इसमें कैपिटल सब्सिडी है और कई सारे GST बेनिफिट्स है, प्लस जो भी एक्स्ट्रा पैसा FPO की तरफ से लगा उसमें इंटरेस्ट सबमिशन भी है। तो मैं आपके माध्यम से हमेशा किसानों को कहूँगा कि आप FPO से जुड़ें। अच्छा, नया किसान FPO से अगर जुड़ना चाहे तो क्या औपचारिकताएं निभानी पड़ेगी उसको? कितनी फॉर्मल, जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह क्या क्या होते हैं? जी, पहले तो क्या है कि जैसे गवर्नमेंट ने एक फिक्स करा हुआ था कि हर फार्मर की एक लैंड होल्डिंग होनी चाहिए थी। अच्छा। लेकिन आजकल अब ये क्लियर हो गया है कि आप बिना लैंड होल्डिंग के भी फार्मर हैं। तो आप जस्ट अपना एक आधार कार्ड और अपनी एक बैंक डायरी आप जो FPO की CEO उनको सबमिट कराएं और आप उसके मेंबर बन जाएंगे। उसके जो भी बेनिफिट्स है वो आप FPO के जो सोशल मीडिया ग्रुप्स है और उनके थ्रू आप ले सकते हैं। इसमें नाबार्ड की सहायता से 2 एम्प्लॉय लगे हुए हैं जो आपके ग्राउंड पे जेतारण तहसील के अंदर काम करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे क्षेत्र के किसानों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे को इतना बड़ा FPO मिला है, जिसको ICAR बेंगलुरु ने बेस्ट FPO को अवार्ड दिया, और इसके बाद इतने सारे प्रोजेक्ट्स है। अब इस FPO में हम लास्ट में फाइनल कर रहे हैं, तो उसमें हम सोच रहे हैं कि पा रहे हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है कि हम ऊपर से बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो साफे वाले किसान हैं वो उसको कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा जो सारी मेहनत है वो सारी उन पे डिपेंडेंट है सारी। जब तक वो किसान नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इस FPO में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी हमेशा हमारे जो गांव के किसान हैं, हमारे आसपास के जो भी भाई है, युवा जनरेशन है,
वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अपने फार्मर जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, उनको हमेशा ये समझाएं कि किसान उत्पादक एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत एक अच्छा संगठन होता है जिसमें आपको जुड़ना चाहिए। इसके जब तक आप किसान संगठित नहीं होंगे तब तक आपकी आवाज़ कोई भी नहीं उठा पाएगा और आपकी आवाज़ आगे तक नहीं जा पाएगी। जब तक आपकी आवाज़ आगे तक नहीं जाएगी तब तक आपको कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं देने वाला। एक सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो खाद्यान्न के साथ साथ में तिलहन की जो फसलें हैं उन पर भी सरकार बहुत सारा काम कर रहा है, और क्योंकि आप इनोवेटिव कृषि कर रहे हैं तो खाद्यान्न के साथ में जो तिलहन की जो दूसरी फसलें हैं उनको लेकर क्षेत्र की क्या संभावना है? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपना जो किसान उत्पादक संगठन है, इसको अभी एक जो नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल है उसका एक प्रोजेक्ट मिला। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 2025 से 2031 तक चलेगा। हमारे मारवाड़ के किसानों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, लेकिन इसके लिए हमारे सारे किसानों को इससे जुड़ के चलना पड़ेगा। किसान संगठन से आपको हमेशा एक्टिव रह के इसमें काम करना पड़ेगा। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल ये है जो हमारे विदेशों से जो पाम ऑयल हो रहा है, आयात हो रहा है, उसको कैसे कम किया जाए और हमारे यहाँ से कैसे अच्छा ऑयल जो खाद्य ऑयल है उसको लोकल डिमांड को फुल किया जाए। हाँ, लोकल डिमांड को फुल किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट आपको किसान उत्पादक संगठन के थ्रू इनपुट फ्री में दे रही है। जैसे आपके तिलहन के लिए तिल जो है अभी, अच्छा तिल का जो बीज है, सीड है, वो इस साल खरीफ की फसल के लिए 1000 किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है इस एफपीओ के माध्यम से। और जो नेक्स्ट रबी की फसल है उसके अंदर आपको सरसों का जो बीज होगा वो भी 1000 किसानों को पायलट प्रोजेक्ट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद वापस इसमें इस प्रोजेक्ट में कई सारे पैरामीटर्स है और कई सारे स्टेप्स है। नेक्स्ट स्टेप में आपको इसमें जैसे राजफेड काम करता है, आपका बाईबैक का काम करता है, उसी तरह का प्रोसेस भी इसी में बीच में इसमें आपके सारे ट्रेनिंग्स वगैरह वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी एफपीओ के थ्रू, और राजफेड के थ्रू इसको वापस एमएसपी के माध्यम पे इसको खरीदा भी जाएगा। इसके साथ साथ जो किसान इसमें इंटरेस्टेड होंगे उनको इसको प्रोसेस भी कराया जाएगा एफपीओ के थ्रू। एक जो आपके सीड है ये जो प्रोड्यूस होगा उसको प्रोसेसिंग करा के ऑयल भी निकाला जाएगा और उसको मार्केट भी किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारा स्कोप है, और यहाँ हमारे यहाँ सरसों और तिल दोनों की बहुत अच्छी फसल होती है। तो हमारे जो भी किसान हैं जहाँ तिलहन और ये दोनों चीज़ें हो रही है तो उनको इसमें इंटरेस्ट रखना चाहिए और इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहिए। तो आप हेमेंद्र सिंह जी को सुन रहे थे, एफपीओ पर आप काम कर रहे हैं। देखिए जब तक किसान संगठनात्मक रूप से, औपचारिक रूप से बड़े संगठन से जुड़कर काम नहीं करेंगे, आज नाबार्ड और यूएन जैसी बड़ी संस्थाएं जो पूरे विश्व के अंदर एग्रीकल्चर पर, इनोवेटिव कृषि पर काम कर रही है, अगर वो एक किसान उत्पादक संगठन जो जेतारण के अंदर है, 7000 किसान जिनके सदस्य हैं, अगर उनसे जुड़कर आप लोग भी कृषि के अंदर आधुनिकता अपनाएंगे तो बहुत सारे, चाहे बीज को लेकर हो, उर्वरक को लेकर हो, बरसात को, क्लाइमेट को लेकर हो, हर तरह की सहायता आपको पहुँचाई जाएगी। और उसके बाद में जो बड़ी दिक्कत किसानों को होती है कि जब उनका तैयार माल होता है तब बिचौलियों में और मंडी के अंदर उनके साथ में जो साठगांठ होती है उनसे उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ये संगठन आपके माल को जैसे यूनाइटेड नेशन की संस्थाएं है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, जैसे अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश है जहाँ पर यह माल जाता है, डायरेक्ट आपके माल को एक्सपोर्ट करेगी। तो सर के नंबर हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो इस प्रकार के कृषि से जुड़े हुए और नॉलेजेबल वीडियो देखना अगर आप चाहते हैं तो आप मारवाड़ एक्सप्रेस की टीम से जुड़ सकते हैं। मेरा नाम विकास राज भाटी है, आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।